नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भाषण प्रधानमंत्री का था, लेकिन क्या यह भाषण प्रधानमंत्री का ही था? क्या क्या नहीं कहा गया, इस पैमाने से प्रधानमंत्री ने 2 साल के भीतर मची तबाही पर पलटवार करना शुरू कर दिया। उन तमाम सवालों को जो वाजिब थे, प्रधानमंत्री ने भारत को बदनाम करने की नीयत से जोड़ दिया। जब लोग से लेकर डॉक्टर तक अस्पताल और ऑक्सीजन के बिना सड़क पर दम तोड़ रहे थे, तब सवालों का उठना क्या क्या नहीं कहा गया था। जब शवों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल रही थीं, तब इसकी बात उठाने का मतलब यह था कि क्या क्या नहीं कहा गया। जब मरने वालों की संख्या छिपाई गई, तमाम अखबारों ने जांच के साथ सवाल उठाए और कई रिपोर्ट के आधार पर मरने वालों की संख्या में सुधार भी किया गया, तब क्या क्या नहीं कहा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर में मुआवजे को लेकर सुनवाई चल रही है। अकेले गुजरात में 90,000 से अधिक लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, क्लेम आया है, जबकि आधिकारिक संख्या मरने वालों की 10,000 से कुछ अधिक ही थी। तो उस वक्त और आज भी मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल उठाना, क्या भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। लाशें गंगा में बह रही थीं, तो बहती लाशों के बारे में सवाल करना भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। क्या भारत की बदनामी इस बात से नहीं हो रही थी कि आम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग अस्पताल के भीतर और सड़क पर तड़प कर मर रहे हैं, और यह बात भारत को बदनामी की भावुकता से ज्यादा सरकारी इंतजामों की नाकामी का था? या यह नाकामी तब हुई जब कोरोना की लहर का 1 साल गुजर चुका था और पहले दिन से कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य में निवेश करना होगा, तैयारी करनी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज उस तबाही को केवल भारत की बदनामी से जोड़ दिया और क्या क्या नहीं कहा गया से जोड़ दिया। ये सदन इस बात का साक्षी है कि कोरोना वैश्विक महामारी से जो बनी जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसको निपटने के लिए भारत ने जो भी रणनीति बनाई, उसको लेकर के डे 1 से क्या क्या नहीं कहा गया, किसने क्या बोला, आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाएगी, ऐसा कैसे बुलवा लिया, किसने बुलवा लिया, पता नहीं क्या बोल दिए हम लोग। दुनिया के और लोगों से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो। खुद को टिके रहने के लिए आर्थिक आयोजन को भारत कैसे चल रहा है, माय गॉड, क्या कुछ कहा गया, बड़े बड़े पंडितों ने क्या क्या कहा, पूरी आपकी इकोसिस्टम लग गई थी। हम प्राइम टाइम का अपना एक पुराना हिस्सा दिखाना चाहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बनी कमेटियों, सरकार के जवाबों का हिस्सा दिखा रहे हैं। 9 जून 2021 के प्राइम टाइम का यह हिस्सा देखिए तो काफी कुछ याद आ सकता है। इन उदाहरणों से इतना समझें कि 2017 के साल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई बड़ी घटनाएं हुई, तो फिर हमने उनकी सप्लाई व्यवस्था में क्या खास बदलाव किए। स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन के उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। सितंबर 2020 में जब कोरोना का केस इस साल के अप्रैल मई जैसा नहीं था, तब कई राज्यों से ऑक्सीजन के संकट की खबर आई। एनडीटीवी की ही रिपोर्ट है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे ने कहा है कि इस वक्त मांग के हिसाब से ऑक्सीजन का उत्पादन कम है। The problem of oxygen in state of Maharashtra has got 3 main problems. The first is the production is less as per the demand. Only the government of Maharashtra has done that 80% of the oxygen will be given for the medical purposes and 20% oxygen will be given for the industrial purposes. Right. So with that we get only the 60% of the oxygen which is required. हम आगे फिर से डॉक्टर अविनाश का बयान दिखाएंगे, लेकिन पहले बताना चाहते हैं कि उसी वक्त सितंबर के महीने में कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से खबरें आने लगी थीं कि ऑक्सीजन का संकट है। यह तब की बात है जब 9 लाख सक्रिय मामले थे देश में।
किसी को सोचना चाहिए था कि इससे अधिक केस आ गए तो संकट कितना गहरा होगा, जैसे कि इस साल अप्रैल में 28 लाख सक्रिय मामलों की संख्या पहुंच गई थी। अमर उजाला पत्रिका, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबरें पिछले साल सितंबर महीने की हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन की कमी होने से दूसरे राज्यों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। तब राजस्थान में 1 लाख केस आए थे और वहां के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। यूपी से खबर छपती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए हैं और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुरादाबाद से आपात स्थिति में लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ जैसे शहरों में ऑक्सीजन भेजा गया है। यही नहीं, मुरादाबाद के भी 9 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का कोटा तय किया गया है। सितंबर महीने में ही कर्नाटक के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव गौरव गुप्ता का बयान छपा है कि राज्य में हर दिन ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम हो और बचे हुए हिस्से को अस्पताल को दे दिया जाए। सितंबर में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल ने अचानक सप्लाई कम हो जाने की शिकायत की थी। 13 सितंबर के पत्रिका में शिवराज सिंह चौहान का बयान छपा था कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। क्या अब भी कोई कहेगा कि इस बार अप्रैल में लोगों का ऑक्सीजन की कमी से जो नरसंहार हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी का ऐसा संकट अकल्पनीय था और ऐतिहासिक था? सितंबर महीने में ही इस संकट की झलक मिल गई थी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के सवाल बार बार उठने लगे और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा था कि कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री सितंबर में आए संकट की बात विस्तार से करते, बताते कि जब प्रधानमंत्री खुद पिछले साल सितंबर से ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बातों को लेकर संपर्क में थे, तब इस बार उनकी तैयारी इतनी खराब क्यों साबित हुई। 15 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि पीएमओ के तहत बने एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। यानी पीएमओ की कोई कमेटी है। 11 मई 2021 को पीआईबी की एक और रिलीज आती है। इसके अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बताते हैं कि पिछले साल सितंबर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर स्वदेशी उद्योगों के साथ संपर्क में थे। इसके परिवहन को लेकर कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में मदद की उन्होंने। सितंबर महीने में कोरोना के केस बढ़ने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर संकट हुआ था और हमने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, कैबिनेट सचिव कहते हैं। इस मामले में इतनी कमेटियों की खबरें मिलेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तय करना मुश्किल है कि ये कमेटियां जवाबदेही के सवाल को कंफ्यूज करने के लिए बनाई जाती हैं या काम करने के लिए बनाई जाती हैं। 23 अप्रैल को हरकिशन शर्मा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि अप्रैल 2020 में ही EG6 यानी एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया था। इस ग्रुप की बैठकों के मिनट्स के आधार पर हरकिशन शर्मा लिख रहे हैं कि अप्रैल 2020 की बैठक में ही चेतावनी दे दी गई कि आने वाले दिनों में भारत को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए CII, इंडियन गैस एसोसिएशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड DPIIT को मिलकर काम करने के लिए कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने लिखा है कि जब CII और DPIIT से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए गई तो कोई जवाब नहीं मिला। हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का प्रबंध करिए। मेरे भाई साहब और भाभी दोनों की होगी। What happened the other day, the tragedy took place where we lost 20 precious life. And the 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baruja and Jaipur Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, the Delhi government, that they will give me the oxygen. This today is one of the worst days and I'm really sorry but it's overwhelming and it's very depressing. मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा। I don't want to be in such a situation ever in my life. जब पापा पहले जिंदा थे तब हम उनको लेके घूम रहे थे कि कहीं हमको हॉस्पिटल मिल जाए। एक ब्लैक सैटरडे के रूप से मैं उसको देखता हूँ और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी।
प्राइम टाइम का यह पुराना हिस्सा आपने देखा। इसके 6-7 मिनट में आप समझ पाए होंगे कि तब ऑक्सीजन संकट को लेकर क्या किया जा रहा था। जब लोग मरने लगे तब यह सवाल विपक्ष नहीं, जिनके घरों के लोग मर रहे थे या जो बीमार थे, सबके सवाल थे कि ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने तब यह नहीं बताया कि किस तरह बंगाल चुनाव में उनका मंत्रिमंडल व्यस्त था। दूसरी लहर की चेतावनियां जारी हो चुकी थीं। खुलेआम कोरोना के नियमों का उल्लंघन होने लगा था। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री जब विपक्ष पर आक्रामक हो रहे थे, तब क्या वे उस दौर की तस्वीर सही रख रहे थे जिसमें न जाने कितने लाख परिवारों के अपने तड़प तड़प कर मर गए और बिना ऑक्सीजन के मार दिए गए। उस दौर को आप किस तरह से याद करेंगे? क्या आपको याद नहीं कि सरकार ने कोर्ट में मुआवजा देने से इनकार कर दिया था? क्या आपको याद नहीं कि जब कोर्ट ने पूछा कि एक को टीका पैसे से और एक को फ्री, यह अंतर क्यों है, तब सबके लिए मुफ्त टीका आया? क्या शुरू से ही मुफ्त टीका था? 3 जून 2021 की खबर देखिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा है कि टीके का रोड मैप कहां है? 18 से 44 साल के लोगों को पैसा देने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? यह तो मनमाना है और कुतर्कों पर आधारित है। तब जाकर सबके लिए मुफ्त टीका आया। जब पूछा जाने लगा कि टीका है कहां, तब सरकार के पास क्या जवाब था? आप याद कीजिए, तब राज्यों से कहा गया कि आप टीका खरीद लीजिए। लेकिन इसमें कई हफ्ते बर्बाद हुए। बाद में विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखना शुरू कर दिया कि यह काम केंद्र का है कि टीका खरीदे, क्योंकि विदेशी कंपनियां राज्यों से करार नहीं करना चाहती। तब जाकर फिर से टीका खरीदने का काम केंद्र ने अपने हाथ में लिया। लेकिन मार्च से लेकर मई तक का अस्पतालों में जो तबाही का मंजर देखने को मिला, उसे याद कीजिए तो आज का भाषण आपको शायद ही शानदार लगे। यही नहीं, टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कभी कह रही थी कि ऑर्डर नहीं है, तो कभी पैसा नहीं मिला। आप पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका स्वदेशी है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टीका स्वदेशी कैसे है? उसका विकास ब्रिटेन की संस्थाओं और उसके पैसे से हुआ है। कोवैक्सीन स्वदेशी है, लेकिन उसे लेकर ब्राजील में क्या विवाद हुआ? अमेरिका और WHO ने कितने महीनों के बाद मान्यता दी? क्या यह सब बताया प्रधानमंत्री ने? क्या उन्होंने बताया कि जिन टीकों को स्वदेशी कहा जा रहा है, उसके विकास के लिए भारत सरकार ने कितने पैसे दिए? कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना सांस ले जाएगा। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। ये कैसी राजनीति है? मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है? ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी,
कांग्रेस के इस आचरण से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश अचंभित है। प्रधानमंत्री विपक्ष पर बेशक हमला करें, लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि सोनिया गांधी ने सरकार को सकारात्मक सुझाव देते हुए पत्र लिखे थे और कहा था कि सेंट्रल विस्टा का काम रोककर 20,000 करोड़ से पलायन कर रहे मजदूरों की मदद कीजिए। मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी तक ने सवाल उठाए और सरकार को सुझाव दिया, सरकार को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा किया, या उन लोगों ने देश को बदनाम किया? क्या बाद में सरकार ने कई काम वही नहीं किए जो विपक्ष की तरफ से कहे जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों से पलायन कांग्रेस के इशारे पर हुआ? दिल्ली से मजदूरों का पलायन दिल्ली सरकार के कारण हुआ? क्या पलायन से पहले केंद्र सरकार ने जब तालाबंदी की तब इसके बारे में कुछ सोचा था, कुछ राज्यों को बताया था? क्या इन राज्य सरकारों ने खाने खिलाने का इंतजाम नहीं किया? प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय भारत को बदनाम करने। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपने इस भाषण में विपक्ष के एक काम की तारीफ की? उन्होंने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस ने कितनों का टिकट कटवा दिया होगा और लाखों लोग जो देश भर में पैदल चलने लगे, अपने गांव घरों की तरफ जाने लगे, क्या वो कांग्रेस के कहने पर गए या तालाबंदी के फैसले के कारण गए? उस समय को याद कीजिए, रेलगाड़ी का चलना बंद हो गया था। मजदूरों की भीड़ केवल मुंबई के स्टेशन पर नहीं थी, सूरत में भी थी। लाखों लोग पैदल चल रहे थे। क्या पैदल चलने का टिकट कांग्रेस ने कटवाया था? पलायन इसलिए हुआ कि अचानक तालाबंदी हुई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने का कोई प्लान नहीं था। यही नहीं, महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरी पर चलते मध्य प्रदेश के इन मजदूरों का टिकट किसने कटवाया था? ये तो पैदल चल रहे थे, जो थक कर पटरी पर सो गए और चलती ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। इस महाप्रलय का सारा बोझ कांग्रेस या विपक्ष पर डालकर प्रधानमंत्री ने उस दौर को रिवाइंड कर दिया है। तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए कि उस समय क्या क्या हो रहा था। इस सदी का सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब रात को 8 बजे आकर 12 बजे तक का समय दिया, 4 घंटे में एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। न सोचा दिहाड़ी मजदूरों के बारे में, न सोचा उन लोगों के बारे में जो रोज कमाने जाते हैं और शाम को आकर अपना अनाज खरीद के खाना बनाते हैं। कुछ सोचे बगैर, उनको कोई सहारा सपोर्ट दिए बगैर आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया। और आज आप इनको देखिए कि बिना कोई शर्म नहीं है, आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद क्यों की मजदूरों की। अरे आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कह दिया कि कई देश ऐसा कर रहे थे, जो जहां है उसे वहीं रोक रहे थे, और WHO ने तालाबंदी का सुझाव दिया। यह बात पूरी तरह से गलत है। WHO ने कभी भी तालाबंदी की बात नहीं की है, कभी यह सुझाव नहीं दिया। हमेशा यही कहा कि हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से कदम उठाए। यही कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन की रणनीति अपनाए। WHO ने यात्राओं पर बैन का भी सुझाव नहीं दिया, बल्कि इसके सामाजिक आर्थिक नुकसान की चेतावनी ही जारी की। जरूर चीन ने तालाबंदी की, लेकिन कई देशों ने वुहान की तरह तालाबंदी नहीं की, जिस तरह पूरे भारत में तालाबंदी की गई। उस समय केवल ट्रेसिंग पर बात होती थी कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो किस किस के संपर्क में आए हैं, उनका पता किया जाए। तब संख्या बहुत सीमित थी, तब इतना भयानक नहीं फैला था। आराम से विदेशों से आए चंद लाख लोगों की उस समय ट्रेसिंग हो सकती थी। मगर हो क्या रहा था? तबलीग के नाम से घर घर से एक समुदाय के लोगों की ट्रेसिंग हो रही थी, उन्हें निकालकर जेलों में बंद किया जा रहा था। जिन देशों ने ट्रेसिंग ठीक से की, उनके यहां ऐसी तबाही नहीं आई। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि योग का मजाक उड़ाया गया। आप ठीक से याद करें, योग का मजाक उड़ाया गया या योग के नाम पर कुछ भी सुझाव देने या दवा चलाने पर सवाल किया गया? क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल को लेकर जो पत्र लिखा, सरकार से जो सवाल किया, क्या वो योग का मजाक उड़ाने के लिए था? प्रधानमंत्री को योग का मजाक उड़ाना याद रहा, उन्हें रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन यह सब क्यों नहीं याद रहता है? हुकूमत के हमराहियों को पता है कि समाज ने देखा है कि लाखों लोग मरे हैं और मार दिए गए, मगर बताया गया हजारों की संख्या में। उनके इस गुस्से पर पानी डालने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं।
दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल के लॉन्च के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लॉन्च में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था। कोई एक्शन नहीं हुआ। विवादित आंकड़ा ही सही, 12 दिनों में 50,000 मौतों की आधिकारिक संख्या ने बहुत कुछ बदला है। वरना रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल का लॉन्च करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र नहीं लिखा होता और रामदेव भी माफी नहीं मांगते। तथाकथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के लॉन्च करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र तक नहीं किया है। जिस तरह रेमडेसिविर और प्लाज्मा को लेकर बहुत महीनों के बाद आईसीएमआर ने अपनी लाइन बदली कि यह उपयोगी नहीं है, जितने आत्मविश्वास से रामदेव एलोपैथी को स्टूपिड कह देते हैं, शायद उतना आत्मविश्वास आईसीएमआर में है ही नहीं कि कह दे कि कोरोनिल का सेवन ना करें या यही कह दे कि कोरोनिल का सेवन कीजिए। आईसीएमआर ने ऐसी दवाई की कभी भी जिक्र नहीं किया। अभी आईसीएमआर जब भी बोलती है कि अभी आप स्टेरॉइड यूज करो या एम्फोटेरेसिन भी यूज करो या आइवरमेक्टिन यूज करो या कोई भी आईसीएमआर दवाई का प्रमाणित नाम देती है, लेकिन कोरोनिल के बारे में कुछ नहीं किया। इन्होंने कोरोनिल के बारे में ऐसे बताया कि कोरोनिल ये दवा जो है वो कोरोना को प्रिवेंट करेगा, अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगा और उसके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी करेगा। तो ये जो तीनों काम करने वाली दवा एक साथ में जो थी, तो उसको हमको डाउट से उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं आया है, उसके ऊपर जो ट्रायल्स होने चाहिए थे वो ट्रायल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोरोना में भारत सरकार की उपलब्धि इतनी शानदार थी तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों बदल दिया? 4 मई 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात का बहुत दर्द है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से कोविड के मरीज मर गए। यह पूरी तरह से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं। उन लोगों के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। क्या यह भारत को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा था? यह तबाही ही ऐसी थी कि सरकार की नाकामी अपने आप बाहर आ रही थी और सब उस नाकामी पर चीख चिल्ला रहे थे। वक्त नहीं है कि कोरोना को लेकर किए गए प्रधानमंत्री के एक एक दावे की यहां समीक्षा की जाए। गोदी मीडिया करेगा भी नहीं। बस वो दिन ना आए जब कोई कह दे कि दूसरी लहर में मरने वालों ने भारत को बदनाम करने की नीयत से जान दे दी। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। पश्चिमी यूपी के चुनावी भाषणों में दंगों की याद दिलाई जा रही है। हिंदी के अखबार भी रोज बीजेपी के भाषण की एक ही हेडलाइन छाप रहे हैं। दिन कोई सा भी हो, मगर अखबारों में इस तरह की हेडलाइन हर दिन छप रही है। बीजेपी के नेता कुछ और भी कहते होंगे, लेकिन हेडलाइन की भाषा देखकर लगता है कोई एक ही आत्मा है जो सारे अखबारों में हेडलाइन लिखने वालों के शरीर में प्रवेश कर गई है। बीजेपी की सभा की खबरें ज्यादा भी होती हैं और उनकी हेडलाइन मोटी मोटी होती है। बहुत ध्यान से इसमें 8 शब्दों में एक या एक से अधिक शब्द तो होते ही, जैसे तुष्टीकरण, गुंडा, गोली, दंगा, माफिया, मंदिर और बुलडोजर। क्या हर दिन इसी तरह की हेडलाइन से पश्चिम यूपी को तपाने का प्रयास चल रहा है? पश्चिम यूपी इम्तिहान के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दंगों की याद दिलाने की कोशिशों के बाद भी संयम का शानदार परिचय दे रहा है। राजनीति के जानकारों को पश्चिम यूपी के इस संयम की सराहना करनी चाहिए। भले वे वोट किसी को भी दें, लेकिन इस मुद्दे से उन्होंने अपने बच्चों को बचाया है, वरना इसकी हिंसा से वोट किसी और को मिलता, घर किसी और का बर्बाद होता। 1 महीने से तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खद्दर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे, क्योंकि एक फील्ड वहां पे उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना,
क्या आप वहां पे खेल लोगे वो मैच? उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। इतनी स्पष्टता से विपक्ष के नेता भी सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम मैच के खिलाफ नहीं बोल रहे जिस तरह से टिकैत बोल रहे हैं। वैसे यह काम चुनाव आयोग का भी है कि देखे कि किसी समुदाय को टारगेट कर वोट तो नहीं मांगा जा रहा है, नफरत की भाषा तो नहीं बोली जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 में यह बात साफ साफ लिखी भी है। 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है। आज बिजनौर के वर्धमान कॉलेज के मैदान में प्रधानमंत्री की सभा होनी थी। इसके लिए 1000 लोगों को आने की इजाजत दी गई थी। इस सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। कारण बताया गया कि मौसम खराब था। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस सभा को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने किसानों को और पूरे पश्चिमी यूपी को मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा, जब उनकी सरकार थी तब वो इस इलाके में आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। बिजली आने पर जोर है, लेकिन बिजली का मुद्दा कुछ और भी है। यह खबर 29 दिसंबर 14 जनवरी के अमर उजाला में छपी है। पश्चिमी यूपी के 3.5 लाख से अधिक किसानों ने नलकूप का बिजली बिल नहीं दिया है। नलकूप बिजली बिल का ही 1400 करोड़ रुपया बाकी है। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के 5 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल रोक लिए हैं। पश्चिम अंचल के विद्युत निगम को 4700 करोड़ रुपए के बिजली बिल वसूलने हैं। यूपी की बिजली वितरण कंपनियां 1 लाख करोड़ के कर्जे में डूबी हैं। इस पर कोई बात नहीं है। अच्छा, और हमारे गन्ना मिल वो पेमेंट नहीं देता। भाजपा की सरकार जो बदलने वाली है तो पेमेंट दिवा रही थी उससे, वरना बैठे रहे पेमेंट को। गन्ना मिल पेमेंट कहाँ दे दी हमारा? यहाँ भाई सरकार तो कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए और बिजली जो पहले 7-7 8-8 घंटे जाती थी। कनेक्शन दिए, बिल 200 रुपए महीना आया करता लाइटों का घर का। अब इन्होंने 2,500 हजार रुपए आ रहे बिल। हाँ जी, अब 175 रुपए पावर कर दिया, जो 60-65 रुपए पावर था। तो किसान बिल देगा कहाँ से इतना? अभी तो बिजली का हाफ कर दिया है ना उन्होंने दाम। हाफ तो नहीं कराओ ना, वोट लेनी फिर चौगुना कर देंगे। लागू कहाँ है? लागू कहीं नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ा है ना, गन्ने पर भी 25 रुपए। 5 साल में 25 रुपए बढ़े। 5 साल 5 रुपए पर ईयर का एवरेज आ रहा। अच्छा, 5 रुपए पर साल का एवरेज आ रहा। आप गन्ने उसे डीजल का भाव देख लो, 5 साल पहले क्या था, आज देख लो आप डीजल का भाव क्या है। 200 है, 200 हमारे इस गांव में 200 लड़के हैं, सब नौजवान है, नौकरी वाले, जिनकी नौकरी नहीं लगी, वे बेरोजगार फिरे। क्या करेंगे? सड़कें बनवा दी, वे कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? क्या इसे चाटेंगे सड़कों की जब रोटी नहीं मिले हमें? अब हम आते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर। 2015 में यह योजना लॉन्च हुई और 5 साल में देश के 100 शहरों को स्मार्ट बना देना था। यह 7वां साल है। वैसे इस योजना को जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कहीं इसे भी अमृत काल में 2047 तक ना बढ़ा दिया जाए। पश्चिमी यूपी में स्मार्ट सिटी को लेकर मुद्दा क्यों नहीं है? आगरा, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। अलीगढ़ को 2017 में इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। रविश रंजन की यह रिपोर्ट देख लीजिए, पता चलेगा कि स्मार्ट शहर को बनाया जा रहा है या सरकार खुद को स्मार्ट समझ रही है। ताले और तालीम के शहर अलीगढ़ को अब स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश चल रही है। शहर के कई मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइटों को लगाया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के कई काम बेतरतीब तरीके से हो रहे हैं। मसलन अमीर निशा बाजार को जाने वाली सड़क के किनारे रेलिंग और फुटपाथ पर पत्थर लगा दिए गए हैं, लेकिन इस फुटपाथ पर चलना जान जोखिम में डालना है। यहां से आगे बढ़ने पर अमीर निशा बाजार है। इस बाजार में बड़ी तादाद में महिलाएं खरीदारी करने आती हैं। यहाँ पर ये आप देखिए कि एक 5 स्टार टाइप का एक पिंक टॉयलेट बनाया गया खासतौर पर महिलाओं के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केवल 2 या 3 महीना ये पिंक टॉयलेट चला और उसके बाद में ये अब बंद हो गया है। ये टॉयलेट क्यों, कब ये बना था और कितने दिन चला? मेरे ख्याल से ये
2019 में मार्च में बनाए। हाँ। और लगभग ही बंद ही रहता है। बंद ही रहता है। तो महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट है? इधर कोई नहीं है, सिर्फ यही था बस। अच्छा। कोई नहीं है। देखें आप बराबर में, देखिए कितनी गंदगी हो रही है, कोई आने ही नहीं चाहता था। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन मिले अब तक 294 करोड़ ही। इसमें भी अब तक 196 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, जबकि उसमें भी 110 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी का ये ऑफिस तैयार किया जा रहा है। इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने की भी योजना है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत 17 वार्डों में सीवरेज सिस्टम, शुद्ध पेयजल आपूर्ति लाइन, अंडरग्राउंड बिजली व्यवस्था, प्रदूषण कम करने वाले सेंसर, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, फुटपाथ को खाली कराकर पैदल चलने लायक बनाने का प्रस्ताव है। 2018 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। पिछले 8 माह से लगातार काम चालू है। अलीगढ़ में सरकार के इसके साथ साथ 2 ड्रीम प्रोजेक्ट और हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रोजेक्ट कब तक अमल में आते हैं। लेकिन सड़क के अंदर के बाजारों में स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कई दुकानें तोड़ दी गई हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ धोखा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि आप इधर कितना बुरा हाल है कि कूड़े ही कूड़े पड़े रहते हैं, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, नालियाँ पूरी ओवरफ्लो हो रही हैं। और जो एक नारा दिया था गड्ढा मुक्त, तो आप किसी भी रोड पर चले जाइए कि गड्ढा तो मुक्त नहीं हुआ, गड्ढे नहीं भरे लेकिन लोगों की जेब भर गई। डेली खुदाई होती है, फिर उसे बनाया जाता है, फिर जो बना है उसे कोई प्री प्लान्ड नहीं है, उसे फिर से तोड़ा जाता है, फिर दोबारा बनाया जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अलीगढ़ स्मार्ट घोषित होने के बाद कितना स्मार्ट हुआ है। अलीगढ़ से पवन कुमार और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा में बीजेपी की सांसद पूनम महाजन वंजेदला राव ने स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल किया है। 3 फरवरी को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सिटी पर विस्तृत जवाब देते हुए कई जानकारियां दी हैं। इसमें बताया गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सहारनपुर को अभी तक केंद्र ने 196 करोड़ ही दिए हैं और उसमें से केवल 59 करोड़ ही खर्च हुआ। मुरादाबाद को 196 करोड़ मिले, उसमें से 91 करोड़ ही खर्च हुआ। बरेली को 196 करोड़ मिले, 171 करोड़ खर्च हुआ है। आगरा को 392 करोड़ दिया गया है और इतना खर्च हो चुका है। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट के अनुसार हर शहर को हर साल 100 करोड़ दिए जाने थे, यानी 5 साल में 500 करोड़। इसमें राज्य सरकार को भी अपना हिस्सा देना है, वो अलग से। हम केवल केंद्र के हिस्से की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ना तो पूरा पैसा दिया गया और जो दिया गया उसमें से भी कम खर्च हुआ। इसमें केंद्र और राज्य को अपना अपना हिस्सा देना है। इसी जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे और भी जानकारी दी है कि 100 स्मार्ट सिटी के लिए 28,413 करोड़ दिए जा चुके हैं, जिसका 83% खर्च हो चुका है। लेकिन मार्च 2021 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 5 साल में 48,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। इस हिसाब से अभी तक 28,413 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। जितना कहा गया था उसका 59% ही ये हाल है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। बात केवल खर्च की नहीं है। क्या ये शहर दुनिया के उन शहरों की तरह स्मार्ट हो चुके हैं जिनसे ये आइडिया लिया गया है? जो शहर स्मार्ट हुए हैं या होने वाले हैं, उनके सरकारी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल कितने स्मार्ट हुए हैं, इसकी बात करने लगूंगा तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट का इस्तेमाल एक और अर्थ में होता है। जब कोई कहता होगा कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मतलब चालाक मत बनो, आपको तय करना है कि आपके शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है या कोई आपसे ज्यादा खुद को स्मार्ट समझ रहा है। हम तो केवल बता रहे हैं, बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट को देखिए।
ये कहानी मध्य प्रदेश के एक पायलट की है जिसने कोरोना के समय जान जोखिम में डालकर एक हवाई जहाज को उड़ाकर रेमडेसिविर पहुंचाने का प्रयास किया। जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मगर अब सरकार उस पायलट से ही हर्जाना वसूलने जा रही है। जब हम और आप संक्रमण के नाम से अनजाने डर में सहमे बैठे थे, तब कोरोना की पहली लहर में कैप्टन माजिद अख्तर और उनके सहयोगी पायलट आसमान में वीआईपी नहीं वायरस के साथ उड़ान भर रहे थे। दूसरी लहर में जीवन रक्षक रेमडेसिविर पहुंचाने का काम किया। लेकिन 6 मई 2021 को ग्वालियर में अहमदाबाद से रेमडेसिविर के 71 बॉक्स लाते वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अख्तर सहित 2 लोगों को चोट आई और विमान पूरी तरह तबाह हो गया। डीजीसीए ने कैप्टन माजिद का फ्लाइंग लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी मामले की जांच कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत विमानन विभाग की इस खत से हुई, जिसमें न सिर्फ कोविड वॉरियर को 60 करोड़ रुपए के नुकसान का दोषी बताया गया, बल्कि सरकार ने जो किराए पर 25 करोड़ के विमान लिए उसके लिए भी कैप्टन माजिद को ही दोषी माना गया। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह माजिद अख्तर को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि हादसे के कारण करीब राज्य सरकार का 60 करोड़ रुपए का विमान कबाड़ में तब्दील हो गया और उसे प्राइवेट ऑपरेटर से जहाज किराए पर लेना पड़ा, जिससे 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ। चार्जशीट की ये कॉपी एनडीटीवी के पास है। इसमें माजिद अख्तर ने अपने जवाब में कहा कि हादसा ग्वालियर एयरपोर्ट पर लगे अरेस्टर बैरियर के कारण हुआ, जिसके बारे में उन्हें एटीसी की ओर से जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सरकार इस बात पर चुप्पी साधे हुए है कि अनिवार्य इंश्योरेंस प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर इस विमान को उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी गई। विपक्ष का मानना है कि अगर इंश्योरेंस प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता तो सरकार विमान के स्क्रैप में बदलने के बाद भी कीमत वसूल सकती थी। इसका बीमा नहीं था और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इसकी जवाबदारी उस पायलट के ऊपर ढोई जा रही है जिसने कोरोना काल के अंदर जीवन रक्षक दवाइयां, जीवन रक्षक इंजेक्शन, सैंपल और टेस्टिंग को लेकर लगातार उस प्लेन का उपयोग करते हुए कई लोगों की जिंदगियां बचाई, कई लोगों की जान बचाई। ऐसे पायलट के ऊपर जवाबदारी ढोई जा रही, जबकि सब सच्चाई है कि सबसे पहले हम कोई गाड़ी भी लेते हैं तो उसका बीमा चेक करते हैं। एक प्लेन जिसका बीमा नहीं वो बेरोक-टोक उड़ता रहा, इसकी जिम्मेदारी तो दोषी अधिकारियों की होनी चाहिए और वैसे भी ये विभाग तो खुद मुख्यमंत्री के पास है, जवाबदेही तो उनकी तय होना चाहिए। इस पूरे मामले में जांच के 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा टेक्निकल। तकनीकी मामले में जो अभी तक स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं गलती पाई जा रही है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस की जहां तक बात है, निश्चित रूप से घटना दुर्घटना में किसी का हाथ सीधे रूप से शामिल है जो होता नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही देश में, उन्होंने भी बड़े बड़े नेताओं को खुद के विमान दुर्घटनाओं में खोया है। मध्य प्रदेश में उनके यहाँ हेलीकॉप्टर गिर गया था। तो मुझे लगता है ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं राजनीति करने का विषय नहीं होता। ये कुल मिला के बहुत ही संगीन और गंभीर विषय है। इस पर सरकार और डीजीसीए मिलकर अच्छी जांच कर रहे हैं। घटना में विमान के कॉकपिट, प्रोपेलर ब्लेड्स, प्रोपेलर हब और पहियों को काफी नुकसान पहुंचा था। मध्य प्रदेश सरकार ने 7 सीटों वाले इस विमान को 2019 में करीब 65 करोड़ रुपए में खरीदा था। मामले में बार बार फोन और मैसेज के बाद भी राज्य के उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारी आपकी गाड़ी से दुर्घटना हो जाए तो पहला सवाल यही पूछा जाता है कि गाड़ी का बीमा था या नहीं। यहाँ तो पूरे 65 करोड़ का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब चूंकि जो नागरिक उड्डयन विभाग राज्य का है वो मुख्यमंत्री के अधीन ही है, सो जवाब अधिकारियों से नहीं बल्कि पायलट से मांगे जा रहे हैं। खैर, आज जो साहिब मसनद हैं उनके लिए तो नया उड़न खटोला आ जाएगा, लेकिन तय आपको करना है कि क्या आप 85 करोड़ या 65 करोड़ की भरपाई अपनी जेब से ही करेंगे दोबारा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।